नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग पार्ट 61। मीरा जेस की मैंशन की दीवारें अब भी वैसी थी। वही संगमरमर के फर्शा, वही मध्यम रोशनी, वही महंगी व्हिस्की की खुशबू में घुला उसका कभी न मिटने वाला अहंकार। यहाँ की हर चीज इतनी परिचित थी कि दम घुट रहा था, जैसे मैं वो डरावना सपना फिर से जी रही हो जिससे मैंने कितनी मशक्कत से खुद को निकाला था। मुझे इस जगह से नफरत थी, उस हर याद से भी जो इस घर के साथ बंधी थी। मैंने कसम खाई थी कि अब कभी यहाँ कदम न रखूंगी, और देखो, मैं फिर यहीं थी, अपनी आज़ादी से वंचित, उस आदमी के कब्जे में जो मुझे कभी छोड़ न सका। और सबसे बुरी बात ये थी कि मेरे अंदर का एक छोटा, नीच सा हिस्सा सिर्फ गुस्सा न था, वो काँप रहा था। क्योंकि यहाँ वापस आकर ऐसा लग रहा था जैसे खाई के किनारे खड़ी हूँ। खतरा भी महसूस हो रहा था, पर वो परिचित राहत भी। मुझे खुद से घृणा हो रही थी। रोमानो, मुझ पर मीठे शब्द चलाना बंद करो। मेरा फोन कहाँ है? मैंने तीखे लहजे में कहा, सीने पर हाथ बंधे। वो मेरे रात के लिबास में झांकता हुआ मुस्कुरा रहा था, उसकी नजर जलन दे रही थी। मैं चाहकर भी दूरी न बना सकी, क्योंकि शरीर वो सब याद रखता है जो मन भूलना चाहता है। वो अपनी मेज के किनारे चुपचाप टिक गया, हरफन मौला अहंकारी जैसे वो हमेशा था। आने वाले कुछ दिनों तक सिर्फ तू और मैं। ना कोई फोन, ना उलझन, उसका मतलब मैं समझती थी। ना मासिमो, ना कोई राह भागने की। मैं कड़वी हंसी हंसी। हम कोई छुट्टियां नहीं मना रहे, जेस, वो संजीदगी से बोला, तो बना ही देते हैं। जैसे जिंदगी के 2 साल छिन जाने की भरपाई बस एक वाक्य से हो सकती हो। मैं मुड़ी और कमरे के चारों तरफ घूमने लगी, खुद को पिंजरे में फंसे जैसे महसूस करते हुए। दिल तेजी से धड़क रहा था, क्रोध शिराओं में दौड़ रहा था। तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे किडनैप किया, यहाँ खींच लाए और अब घर घर खेल रहे हो? वो तना, तुझे लगता है ये खेल है? हाँ, मैं चीख पड़ी। हर चीज तेरे लिए खेल ही है। सत्ता, कब्जा, मालिकाना हक, तू कुछ और सीख ही ना पाया। लेकिन मैं अब तेरा मोहरा नहीं हूँ। वो कदम भर आगे बढ़ा, आंखों में काली जलन। तू हमेशा मेरी रहेगी, मीरा। दिल सिकुड़ गया। वो एक शब्द, मेरी, जो कभी छू जाता था, अब शाप जैसा लगता था। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीमी पर कांपती आवाज में कहा, नहीं, जेस। मैं तब तेरी नहीं थी जब तूने सब कुछ तोड़ दिया था। जब तूने हमारे जीवन की मोहब्बत से ज्यादा अपना अहम चुना था। उसके चेहरे पर क्षण भर को दरार पड़ी, गुनाह की, और फिर वो छिप गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तेरे बिना अपनी दुनिया बनाई है, तेरे छोड़े मलबे से खुद को खींचा है। क्या पता है कैसा लगता है हर सुबह अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना जब अंदर से सब कुछ टूट चुका हो। वो चुप था, बस मुझे देख रहा था, जैसे मैं उसकी लत भी थी और उसका नाश भी। बेशक नहीं पता, मैंने कड़वेपन से कहा, क्योंकि तू सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। जब तक सब राख न हो जाए, तू नहीं रुकता। कमरा खामोश हो गया। मेरी सांसें भारी थी, आंखें भीग रही थी, पर मैंने उसे देखने न दिया। वो मेज से उठा, 2 कदम में सामने आ गया। हाथ मेरे गाल के पास रुका, पर स्पर्श न किया। फिर भी लिस्बन में रिक्कार्दी के साथ होकर भी सोचती है न तू मेरे बारे में? उसने धीरे से कहा। मैंने धक्का मारा, इस बार वो पीछे हटा। तू मेरे विचार पर कब्जा न कर सकता, जेस। समझ ला, अब तुझे मेरे लिए कोई हक नहीं।
उसकी आंखों में एक तेज चुनौती थी। मेरी आंखों में देख के कह दे कि कुछ महसूस नहीं होता, मीरा। कह दे कि अब भी मेरे स्पर्श की छाया तेरी हड्डियों तक न पहुंचती। गला सूख गया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं झूठ कह ना पाई। सन्नाटा मेरे खिलाफ सबूत बन गया। वो धीरे से मुस्कुराया, खतरनाक, संतुष्ट। मैं जानता था। मेरा हाथ अपने आप उसके गाल पर जा पड़ा। चटाक। कमरे में आवाज गूंज गई। मेरी सांसें भारी हो रही थी। सोचना भी मत कि ये प्यार है, मैंने कांपती आवाज में कहा। ये तेरा पागलपन है। तू मुझसे प्यार नहीं कर सकता, तू बस हारना नहीं जानता। उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। फिर धीरे से बोला, तू गलत है। ये ही एक रिश्ता है जो मैं समझ पाया, और मैं इसे खोने न दूंगा। मैंने सांस खींची, थकावट भरी। बस करो, जेस। न तुम, न वो मासिमो, कोई भी मेरी कहानी नहीं लिखेगा। जैसे ही मैं मोड़ के निकली, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं घूमी, सीधा उसके चेहरे पर घूंसा मारा। वो डगमगा गया, चकित। कभी मुझे छूना मत, फिर कभी नहीं, मैंने कहा और दरवाजे से बाहर चली गई। जेस को अब समझ आना था कि वो लड़की मर चुकी है जो कभी उसके लिए रोई थी। अब मीरा वैलेंटे थी, जो अब कमजोर न रही। और मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे उसके पिता के पापों का भुगतान करना पड़े। पाठ 62। जेस अगली सुबह मैं सेंट्रल वेयरहाउस में था, नाक पर पट्टी लगे हुए। जैसे ही टॉमस अंदर आया, वो हंसी से भर गया। बॉस, नाक को क्या हुआ? मीरा ने मुझ पर घूंसा मारा, मैंने खींचे स्वर में कहा। टॉमस की हंसी दफ्तर की दीवारों में गूंज गई। मैंने घूर कर देखा, पर वो और हंसा जैसे उसे मजा आ रहा हो। हे भगवान, बॉस, वो हंसते हंसते कुर्सी पर झुक गया। 2 साल बाद आपकी बीवी ने आपका चेहरा नया आकार दे दिया। कह ना सकता कि आपको इससे बेहतर सजा मिल सकती थी। मैंने धीरे से नाक पकड़ी। अब भी दर्द था। उस पल की तस्वीर फिर भर गई, उसकी आंखों में भड़कता गुस्सा, वो तेज सांसें, और मेरे चेहरे पर उसका घूंसा। वो अब भी वही थी, आग और तूफान का मिश्रण। लेकिन मैंने उसे ऐसे उड़ते हुए इतना आसानी से नहीं देखा था। हंसी पूरी कर ली, मैंने सूखी आवाज में कहा। अभी नहीं, टॉमस मुस्कराया। आप खुशकिस्मत हैं कि नाक नहीं टूटी। उसका आइम कमाल है। मैंने पीछे झुककर सांस छोड़ी, गुस्सा थोड़ा कम करते हुए। अगर वो कोई और होता, तो अब तक हडसन नदी की तली में पत्थरों के साथ बंधा मिल जाता। पर टॉमस वो इकलौता आदमी था जिस पर मैं वाकई भरोसा कर सकता था, जो मेरी मजाक भी उड़ा सकता था। एक शब्द और कहा तो मीरा को कहूंगा कि अब की बार तुझे ही मार दे, मैंने चेताया। वो हंसा, उसकी मार से दूर रहना बेहतर है, बॉस। फिर गंभीर हो गया। माने ना पड़ेगा। उसे फिर देखकर आपके अंदर काफी कुछ टूट रहा है ना? मैं सख्त पड़ गया। उसका अंदाज सह ना पाया, क्योंकि वो गलत न था। मीरा को देखना वैसा था जैसे 2 सालों से दबा सारा लावा एक साथ फूट पड़ा हो। वो मुझसे नफरत करती थी, और फिर भी उसकी नजर में वो चिंगारी अभी भी मौजूद थी। नफरत मतलब अब भी जोड़ बाकी है। बेहतर है उदासीनता से। वो बदल गई है, मैंने धीरे से कहा। किस तरह? टॉमस ने पूछा। मैंने कुछ सोचा, लिस्बन ने उसे पॉलिश कर दिया था। वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रही थी, अब कमांड करती थी। उसकी खामोशी भी तलवार की तरह कटीली थी। वो अब दिल नहीं दिखाती थी, बस कवच पहन लेती थी। अब वो सहरती नहीं, मैंने कहा। पहले उसका दिल आंखों में दिखता था, अब वो कहाँ दिखता है।
सब कुछ संयम, सब कुछ दूरी, और मुझे वो कवच तोड़ना है। टॉमस की मुस्कान मंद पड़ी। संभल जेस, अगर और ज्यादा जोर दिया तो वो सचमुच हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने धीरे से कहा, वो पहले से ही मेरी है। चाहे मुझसे घृणा कर ले, वो बदलता नहीं। कुछ पल के लिए कमरा शांत रहा। फिर वो धीरे से बोला, पागलपन भी तुम पर जंच रहा है बॉस। मैंने टिप्पणी नजरअंदाज की और गिलास में स्कॉच भरा। उसका जलन सीना ठंडा कर देता था। वो मानेगी, मैंने धीरे से कहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। रात को पैर अपने आप महल के गलियारों में चल पड़े। मीरा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, वही कमरा जो मैंने वैसा का वैसा छोड़ा था जैसा वो गई थी। हर चीज उसी जगह, उसके कपड़ों की खुशबू, उसकी हंसी की गूंज। मैं दरवाजे के बाहर रुका, हाथ हैंडल के ऊपर ठहर गया। अंदर कदमों की आवाज थी। वो जाग रही थी। मुझे मुड़ जाना चाहिए था, पर सब्र कभी मेरे वश का नहीं रहा। मैंने खटखटाया और बिना इजाजत अंदर चला गया। वो खिड़की के पास बैठी थी, हठीली आंखों से मुझे बांटती हुई। प्राइवेसी नाम की भी चीज सुनी है कभी? उसका लहजा तेज था। कृतज्ञता नाम की? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किस लिए? मेरे अपहरण के लिए। वो उठ खड़ी हुई। देश के दूसरे छोर तक घसीट लाया तू मुझे, जैसे कोई इनाम जिसे दिखाना है। मैंने हल्का मुस्कराया, हालांकि उसकी बातें दिल चीर रही थी। अगर तू इनाम होती तो मैं तुझे कांच की दीवारों में कैद कर देता, देखने के लिए नहीं, भरने के लिए। पर तू, शब्द गले में रुक गया, कह ना सका, मेरी। वो सपाट चेहरे से बोली, अपनी शायरी किसी और के लिए रखो। मैंने कदम बढ़ाए, वो पीछे हटी नहीं। मैं यहाँ कविता लिखने नहीं, तुझे याद दिलाने आया हूँ कि हमारे बीच क्या था। वो काँप गई, फिर बोली, जो था वो हमारे बच्चे के साथ मर गया। उसके शब्दों ने मेरे अंदर से सांस खींच ली। कोई गोली, कोई वार इतना दर्द कभी न दे सका था। मीरा, न कहना। उसने हाथ उठाया, आंखें नम थी पर आवाज मजबूत। इस कहानी को ऐसा मत बनाओ कि तू हीरो लग जा, क्योंकि तू नहीं है। तू वो खलनायक है जिससे मैं बचना पड़ा। मेरे कदम थम गए। वो सच कह रही थी, लेकिन खलनायक कभी हार न मानते। मैं उसके करीब झुक गया, स्वर धीमा पर खतरनाक। और फिर भी देख, तू अभी भी यहाँ है। तेरी आंखें अब भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तू महसूस करती है गुस्सा भी, आग भी। वो कुछ न बोली और उसकी चुप्पी ही जवाब थी। मैंने धीरे से पीछे कदम रखा। सो जा, मीरा। तुझे आराम की जरूरत है। वो तेज लहजे में पूछी, क्यों? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि कल तुझे सब कुछ याद करना है। दरवाजा बंद किया और उसका तेज सांस लेना मेरे पीछे गूंज गया। अपने कमरे में लौटकर मैंने गिलास भरा और खामोशी से बैठ गया। उसकी आंखें अब भी दिमाग में थपथपा रही थी, वो जोश, वो दर्द, वो झूठा हरापन। चाहे वो मुझसे नफरत करे या मोहब्बत, ये दोनों ही डोरियां उसे मेरे साथ बांधे थी। और मैं उन्हीं डोरों से उसे वापस खींच लूंगा। अब वो भाग न सकेगी। न अब, न कभी भी। पाठ 63 मीरा, हाय डोना, मैंने धीरे से कहा, जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई। मीरा, उन्होंने हल्की मुस्कान दी। मैंने भी एक सहमी सी मुस्कान वापस दी। इस घर में पहले दिन आते ही मैं उन्हें ढूंढने निकली थी। मुझे कुछ और सोचना भी न था, बस उन्हें देखना था और बताना था कि उनके बेटे ने क्या किया। मैं लिस्बन से आई थी, अभी भी मासिमो के डिनर की वही ड्रेस पहने थी, मगर परवाह न थी। डोना को जानना जरूरी था।
उन्होंने जेस के कृत्य की निंदा की, लेकिन दोनों जानते थे कि उससे कोई फायदा न होने वाला। वो जिद्दी था, इतना कि कभी भी खुद भगवान भी उससे हार जाते। 2 साल पहले हमने जो किया था, मीरा को छिपाने का दूसरा रास्ता शायद फिर से करना पड़ेगा। अब 2 दिन हो चुके थे मैं यहाँ कैद थी, और वो अभी तक मुझे जाने न दे रहा था। बाहर कोई रास्ता नहीं, उसने सबके लिए कठोर आदेश दिए थे। तुम बहुत बदली हुई दिख रही हो, उन्होंने कहा। वो शायद प्रशंसा था, पर मुझे पता न था धन्यवाद कहूँ या नहीं। मुझे तेरे बाल बहुत पसंद आए, मैंने अवचेतन में अपने बॉब कट को छुआ। धन्यवाद। फिर उनका चेहरा दोबारा गंभीर हो गया। मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, वो धीरे से बोली। मैंने बिना देखे कहा, बहुत। और तेरा उससे गुस्सा होना ही चाहिए। तू उसे नहीं चाहती, उसके बावजूद वो तेरे आसपास घूमता रहता है। मेरी सांस थोड़ी भारी पड़ी। क्या वाकई मैं उसे अब नहीं चाहती? दिल से आवाज आनी चाहिए थी, नहीं, पर वो आवाज कहीं रुक गई, शायद। लेकिन सच ये है, वो कह रही थी, मैंने उसे ऐसे कभी न देखा। तेरे बिना वो टूट गया। मैं चुप रही। वो खुद अपनी बातों में डूबी गई। वो मेरा बच्चा है, मैं जानती हूँ वो कैसा है। कितना मजबूत, कितना सख्त। उसे जिंदगी ने बहुत छेदा है, मीरा, पर तेरे जाने के बाद वो वही आदमी न रहा। उन्होंने पलकें झपकाईं। मैंने उससे हमेशा पूछा कि तू क्यों शादी कर रहा है, पर वो कभी उत्तर न दे सका। मुझे उससे घृणा हो गई थी, उसकी स्वार्थी फितरत से। पर फिर समझ आ गया कि तू उसके जीवन का एकमात्र प्रकाश थी, और वो खुद उससे अंधा था। अब वो पूरी तरह मेरे सामने मुड़ी। वो कोई देवता नहीं, मीरा। उसने सिर्फ युद्धों, खून और सत्ता से जीना सीखा है। प्यार उसके लिए कभी शब्दों में न था। वो बस जिसे चाहता था, उसका रक्षक बनना जानता था, चाहे वो बीमार तरह से ही क्यों न हो। मैंने भारी सांस खींची। मुझे पता था वो कहाँ जा रही है। तू बड़ी है, अपना फैसला खुद ले सकती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू जान ले वो तुझसे प्यार करता है। सही तरह से नहीं, पर करता है। मेरे रोम रोम में कंपन फैल गया। प्यार? जेस? नहीं, वो प्यार नहीं, कब्जा करना जानता था। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराई, केवल औपचारिकता के लिए। वो कह गई कि मेरा फोन लौटा देंगी और मुझे अकेला छोड़ गई। दरवाजा बंद कर मैं उसी से टेक गई, आंखें खुली रही। मैं यहाँ बदला लेने आई थी जेस से और उसके बाप से, कुछ और नहीं। वो कश्ती अब डूब चुकी थी। कई घंटे बाद दीवारें जानी पहचानी थी, फिर भी दम घुंटने वाली। न्यूयॉर्क की रात की चमक पर्दों से अंदर रेंग रही थी, पर कमरा ठंडा था कैद का। जिस सोचता था कि मुझे यहाँ लाकर अपनी मालिकाना प्यार से लपेटकर वो कुछ जीतेगा। मुझे हंसी आ गई, कड़वी, कंटीली हंसी। कितनी हिम्मत है उसमें, सोचता है मैं अभी भी उसकी मूर्ख लड़की हूँ। आईने में खुद को देखा, केश छोटे, नजर कठोर, चेहरा संवारा हुआ, और हृदय अब पत्थर था। फिर भी वो लड़की कहीं भीतर अब भी बैठी थी, जिसने सोचा था कि वो जेस रोमानो को बदल सकेगी। लेकिन वो उसका नाश बन गया। नहीं, मैंने अपने आप से कहा, वो लड़की मर चुकी है। वो अस्पताल के बिस्तर पर ही मरी थी, अपने बच्चे के साथ। आंसू आने को थे, पर मैंने उन्हें रोक लिया। जेस अब कभी मुझे रुला न देखेगा। दरवाजा बिना खटखटाए खुला। वो था जेस रोमानो, फिर से वैसा ही शालीन, तेज और अहंकारी। क्या चाहते हो? मैंने ठंडे स्वर में कहा, बिना मूड़े। अपनी बीवी की खैरियत देखने आया हूँ।
उसने धीरे से कहा। वो शब्द सीने में घुल गए। बीवी। मैं मुड़ी। मुझे ऐसा मत कहना। उसकी भौं ऊंची हो गई। लेकिन तू है तो सही, मीरा। नफरत कर ले, भाग जा, पर रेशा रेशा मुझसे जुड़ा है। मुझे कुछ फेंक देने की इच्छा हुई पर मैंने बस बाहें मोड़ ली। तू जितना सोचता था उससे ज्यादा मूर्ख है तू, मैंने कहा। क्या यही तरीका है मोहब्बत का? अपहरण, कैद, जबरदस्ती? वो धीमे पर सख्त लहजे में बोला। ये प्यार नहीं, हकीकत है। और हकीकत ये है कि तू कभी रिक्कार्दी या किसी और की न होगी। तू हमेशा मेरी रहेगी। मैं हंसी, तेज, बेढंगी हंसी। तेरी दुनिया में हर चीज मेरी है। मैं कोई नामांकित जायदाद नहीं हूं। वो करीब आया, आवाज नरम पर खतरनाक। और तू सोचती है मैं न देखता हूं तेरी नजरें? तू अब भी महसूस करती है, चुप रख। पर दिल झूठ न बोलेगा। तू भ्रम में जीता है, मैंने कहा। वो हंसा। भ्रम हो या हकीकत, जब भी आंख बंद करता हूं तू दिखती है। हर सायं तेरी खुशबू सांसों में भरी है। तू मुझे से न मिटा सकती, ठीक जैसे मैं खुद को तुझसे नहीं। मैंने धक्का मारा। मुझे नफरत है तुझसे। शब्द मेरे अंदर से चीख बन के निकले। इतना दर्द कि खुद से भी सहन ना हो रहा था। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए कुछ टूटा पछतावा, शायद दर्द। पर वो भी जल्दी ही गायब हो गया। वो बोला, तू समझती है मैं पछतावा न करता? हर दिन उस गुनाह की आग में जलता हूं। भाग के क्या बदल जाएगा? नफरत करके क्या हो जाएगा? मुझे, मैंने कहा, तेरे वजूद से बचने का अर्थ है जिंदा रहना। मेरे लिए यही काफी है। हम दोनों चुप हो गए। कमरे की हवा इतनी भारी हो गई कि लग रहा था कहीं इसमें ही घुट जाऊंगी। वो धीरे से बोला, ये ईगो नहीं है, मीरा। ये हकीकत है कि मैं अनिवार्य हूं। मैं जड़ रह गई। फिर वही शब्द, अनिवार्य। जैसे वो तूफान है जो कभी रुकता न हो। और शायद यही डर था कि कहीं मन का कोना अब भी उस तूफान को महसूस कर रहा था। मुझे हवा चाहिए थी, उससे दूरी। मैं दरवाजे की ओर बढ़ गई। वो रुक गया, शायद नाक के घाव की याद आ गई थी। घर के पिछले आंगन में पूल तक पहुंची और जमीन पर बैठ गई। घुटनों पर सिर रखकर लंबी सांस ली। दिल अब भी दर्द से भरा था पर उस दर्द के नीचे कुछ और दहक रहा था। वो प्यार न था, वो थी दृढ़ता, इरादा। जैस समझता था कि अपहरण कर कर मुझे झुका लेगा। वो गलत था। मासिमो सोचता था कि मुझे अपने साथ रखकर मालिक बन जाएगा। वो भी गलत था। मैं किसी की न थी। और अब साबित करूंगी। चाहे उसके लिए रोमानो और रिक्कार्दी दोनों साम्राज्य को आग लगानी पड़े। पाठ 64। मीरा डोना की मदद से आखिरकार मुझे अपना फोन वापस मिल गया। मुझे पता नहीं था जेस को इसकी खबर हुई या नहीं। जैसे ही मैंने उसे ऑन किया, मासिमो के कई संदेश स्क्रीन पर आ गए। सार यह था कि मुझे वो दस्तावेज ढूंढना था जो उसे चाहिए था। मैंने पूछा, वो कैसा दिखता है? उसने विवरण दिया। और बस उसी वक्त मुझे शक हुआ कि क्या वो वाकई यही होगा। अगर वो इतना कीमती थी, तो जेस उसे किसी ऐसी जगह रखेगा जिसे छू ना सकूं। मैंने उसके ऑफिस का रुख किया, जब कोई नजर नहीं कर रहा था। सीसीटीवी के लिए थोड़ा चिंतित थी, पर सच कहूं, मुझे परवाह न थी। भले ही वो कितना भी निर्दयी क्यों न हो, जेस मुझे मार नहीं सकता। सबसे बुरा जो वो कर सकता था, वो मुझे कैद में रखना था, और वो पहले ही कर रहा था। मैंने हर किताब, हर अलमारी, ड्रॉर ढूंढ डाली। कहीं भी वो मखमली कवच वाला दस्तावेज न मिला।
तभी याद आ गया वो एक स्थान जहां जेस ने सालों पहले मेरा एक पत्र रखा था। शायद वो मेरा या मेरे परिवार का था। अब जब मुझे उसकी वजह पता थी, तो समझ आ रहा था क्यों उस दिन वो चुप रहा था जब मैंने पूछा था कि उसने शादी क्यों की। कमरा घूम कर देखा। वो पुराना शेल्फ नहीं था। अब उस जगह लगभग दीवार भर का एक पेंटिंग लगा था। मैं करीब गई। कला के पीछे कुछ छिपा है क्या जांच रही थी कि दरवाजा खुला। फिर से जासूसी, उसकी आवाज आई। मैं रुकी, पर चेहरे पर कोई घबराहट न थी। हाँ, मैंने स्पष्ट कहा, मुड़कर देखते हुए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जिसे मैं एक और घूंसे से मिटा देना चाहती थी। पर अनजाने में मेरी आंखें उसके होंठों पर रह गईं, क्योंकि उनका स्वाद अब भी याद था। पता न चला वो कब मेरे सामने आ खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। उसकी कोलोन की खुशबू ने मेरा दम घोंट दिया, बेहोशी और क्रोध का मिश्रण। मन के दो कोने लड़ रहे थे, एक जो उसे गले लगाना चाहता था, दूसरा जो उसे घुटनों पर लाना चाहता था। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और वक्त रुक गया। उनमें पहली बार मुझे ठंड नहीं, नरमी नजर आई। वो धीरे से मेरी ठोड़ी थाम लिया। क्या मैं तुझे चूम सकता हूँ? मैं थोड़ी देर कुछ बोल न पाई। कभी उसने इजाजत की जरूरत महसूस न की थी। और फिर क्यों ना जाने क्यों मेरे होठों से शब्द फिसले। हाँ, उसके होंठ मेरे पर आए। और कई सालों में पहली बार वो चुंबन नफरत नहीं, एक अजीब सी बेगानी नरमी था। धीरे धीरे मैंने भी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। पर जैसे ही उसका शरीर मेरा छूने लगा, मैं पीछे हट गई। अब भी अगर झुक गई तो सब कुछ खत्म था। इस बार किस्मत अच्छी रही तेरी, मैंने कहा, सांस ली और उसके होठों से अपना ग्लॉस पोंछ दिया। वो हंसा। जीत तो जीत ही होती है। मैंने अपनी मुस्कान रोक ली, पर कदमों में थोड़ी और लचक ले आई, क्योंकि मुझे पता था वो पीछे से देख रहा होगा। कक्ष में आकर मैंने मासिमो को कॉल किया। वो दस्तावेज नहीं मिला। मुझे नहीं लगता यहाँ न्यूयॉर्क में है, वो कुछ सोच में पड़ा लग रहा था। फिर एलए वाले घर में देखो। मतलब तू चाहता है मैं वो कहे और वहां जाऊं? वो खुद तुझे ले जाएगा, यकीन रख। शायद, मैंने कहा, और कॉल समाप्त कर दी। उस शाम मैं लैपटॉप पर लिस्बन के अपने रेस्टोरेंट्स की प्रगति देख रही थी, साथ ही नए प्रॉपर्टी के लिए एजेंट से बात कर रही थी कि जेस अंदर आया। मैंने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया। ये लो, उसने एक शॉपिंग बैग मेरी ओर बढ़ाया। ये किस लिए? मैंने पूछा। तू और मैं डिनर पर चल रहे हैं। ओह, मेरे होठों से निकला। कोई मौका? बीवी को बाहर ले जाने के लिए भला मौके की क्या जरूरत? बीवी शब्द फिर से टीस बना, पर मैंने किसी बहस का औचित्य नहीं देखा। कानून में हम अब भी पति पत्नी थे। ठीक है, कब तैयार होना है? अभी, मैंने भौहें ऊंची की। कृपया, उसने जोड़ा। मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया। अब जाओ। वो मुस्कराया। तुझे पता है, मैं सब देख चुका हूँ। मैंने सीधे कहा, अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमा। जी मैम। उसने नकली सलामी दी और निकल गया। मैं हंस पड़ी। थैले में जो कपड़ा था, हल्के हरे रेशमी रंग का गाउन, पीठ में गहरा कट। लग रहा था वो मुझे अवसर दे रहा था कि मैं अपनी नवीनता से उसे चौंका दूं। 30 मिनट बाद मेरे मेकअप पूरे हो गए, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजा खोला तो उसकी आंखें ठहर गईं। वो मुझे घूर रहा था, जैसे हर इंच याद करता हो। तू कलाकृति है, उसने धीरे से कहा। इसलिए फिर से चुराने आए हो? मैंने पर्स उठाते कहा। शायद। अब मुझे बस तेरे लिए देखना पसंद है। वो करीब आया,
कमर से थामा और दूसरा हाथ मेरे पीछे थोड़ा सा रुका। जेस, मैंने सांस खींची। वो हंसा, धीरे से, फिर ठहर गया। ठीक है, चलते हैं। उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। नीचे गाड़ी खड़ी थी। सीट पर सफेद गुलाबों का गुच्छा था। तू खुद गाड़ी चलाएगा? मैंने पूछा। हाँ। जब कोई ड्राइव करता है तो मुझे उल्टी सी हो जाती है। मुझे पता नहीं था। अब जान गई। वो मुस्कराया। तू छिपाने में उस्ताद है। डॉन कभी कमजोरी नहीं दिखाते। उसका जबड़ा थोड़ा कड़ा हुआ। ये दुखद है, मैंने धीरे से कहा। तेरे जैसे लोगों के लिए शायद। मेरे लिए जरूरी है। रास्ता चुपचाप बीता जब तक हम एक भव्य रेस्टोरेंट पहुंचे। एक रूफटॉप डिनर, हल्की रोशनी, मंद संगीत और खाली हॉल। सब कुछ हमारे लिए सजाया गया था। ये खूबसूरत है, जेस, मैंने धीरे से कहा। उसके हाथ ने मेरे हाथ को छुआ और होंठ-होंठ पर किस किया। तेरे लिए कुछ भी, मेरी रानी। दिल हल्का सा कांप गया। फिर मैंने खुद को संभाला। वो बैठ गया। आंखों से कहा, इस बार सब कुछ सही तरह से करूंगा। मैंने वाइन का घूंट लिया। तू जानता है, मैं तेरे लिए आसान न बनाऊंगी। वो फिर मुस्कराया। मुझे कोई भ्रम नहीं। उसने मेरे होंठ के पास से खाना का टुकड़ा साफ किया, पर उसका स्पर्श ठहर गया। आंखें मुझ पर टिकी रहीं, जैसे मैं उसका पूरा जहां हूं। फिर एक क्षण में वो कह गया, एले चल के मेरे साथ रह। कभी नहीं, मैंने फौरन कहा। उसने छाती से सांस निकाली। मीरा, क्या करूं जो तू मुझे माफ कर दे? उसकी आवाज इतनी धीमी, इतनी सच्ची थी कि मैं चुप रह गई, क्योंकि मेरे पास उसका उत्तर न था। हम वो दिन वापस न ला सकते थे जब उसने मुझे मेरे भाई के कर्ज के लिए शादी किया था, ना वो घड़ी जब उसने मुझे कैद किया था, ना वो दिन जब मैंने उसे उम्मीद से बताया और उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। हमारा बच्चा वापस नहीं आ सकता था। अतीत मिट न सकता। वो जिंदा था, हर याद के रूप में। मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, जेस, बस इतना ही। और वो शब्द कमरे में दर्द की लकीर की तरह गूंज गए। पाठ 65 जेस वो शायद नहीं जानती थी, पर उसके 3 छोटे शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मुझे नहीं पता, जेस। ना, ना, बस 3 ऐसे शब्द जो गोली से ज्यादा चुभ गए। उनकी गूंज अब भी मेरे सीने में थपकती थी, जैसे हर सांस के साथ कोई घाव फिर से खुल रहा हो। शायद मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि उसने मुझे खुलकर ठुकराया नहीं था। पर वो कबूल भी नहीं थी, बस एक अधूरी संभावना, कांटों से सजी उम्मीद। मैं टेबल के उस पार उसे देख रहा था। मोमबत्ती की रोशनी उसके गालों पर पड़ रही थी। उसके नक्श मुलायम लग रहे थे, पर उसकी आवाज अब भी चाकू की तरह धारदार थी। वो नहीं जानती थी, और इसका मतलब था कि वो अब भी मुझसे नफरत करती है। वो उसी नफरत से मुझे सजा दे रही थी, जैसे वो मुक्त तो हो गई पर मुझे घसीट के अपने जुर्म के साथ छोड़ गई हो। मैं उसका दुख समझ सकता था, फिर भी हर पल दर्द देता था। कई सेकंड की खामोशी के बाद मैंने बस इतना कहा, मैं समझ गया। मैंने वाइन का गिलास उठाया, कड़वे तरल को गले से नीचे उतरने दिया। चेहरे पर कोई भाव न दिखाया, हालांकि अंदर तूफान था। मैं चाहता था हर दीवार तोड़ दूं जो हमारे बीच थी, ताकि वो मुझसे छुप ना पाए। पर जानता था अगर मैं उसे घेर लूंगा तो वो फिर भाग जाएगी। मीरा वो औरत थी जो खुद को आग लगा लेती पर कभी झुकती नहीं। डिनर समाप्त होने पर मैंने उसे गाड़ी तक छोड़ा। दरवाजा खोला। वो अंदर बैठी, चेहरा सपाट, पर सन्नाटा कहता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। वापसी का रास्ता चुपचाप था, इतना चुप कि हर सांस भारी लगती थी। हमारे बीच जो कह ना पाए,
वो ही हवा में भरा था। घर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई बिना मेरी ओर देखे। मैं गलियारे में खड़ा रह गया जब तक उसके कमरे का दरवाजा बंद न हो गया। फिर वही पुरानी टीस, सीने में भारी पथराई हुई धड़कन। रात को मैं अपने ऑफिस में आ गया। कक्ष में धीमी रोशनी थी, पर मन में कोलाहल। फोन स्क्रीन पर कॉल रिमाइंडर चमका, डॉन कास्टिलो। मैंने गहरी सांस भरी, क्योंकि इस नाम का मतलब था नई उलझन। पर इस बार मेरा मन कहीं और था। मीरा के शब्द अब भी कान में गूंज रहे थे, धीरे से पर घाव की तरह। मुझे नहीं पता, जेस। वो 3 शब्द जैसे मेरे सीने में अमिट हो गए थे। और अब मेरी जिंदगी का हर अगला कदम एक ही विचार के साथ बंध गया था। उसे वो उत्तेजना, वो विश्वास फिर से दिलाना जिसे मैंने खुद तोड़ दिया था। मीरा सुबह उठते ही सीने पर वही पुराना भारीपन उतर आया। सांस लेना भी मुश्किल सा लगा। बाहर शहर की हल्की गूंज थी, पर इस घर के अंदर खामोशी एक फंदे की तरह लिपटी थी। ये घर कभी मेरा घर नहीं रहा, 2 साल पहले भी नहीं, और अब भी नहीं। फिर भी मैं यहाँ थी, एक ऐसे आदमी की कैदी जिसकी जिद अब भी मेरे गले में जंजीर बन रही थी। पर इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। अब मैं वो भोली, कमजोर लड़की नहीं थी जो उसे अपनी शर्तों पर चलने देती थी। मैं अब नुकीली थी, तेज थी। अब मेरे पास सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक मकसद था, बदला। मासिमो के संदेश अब भी मेरे फोन में सुरक्षित थे, एक छिपे ऐप के अंदर, जिसे केवल मैं जानती थी। वो चाहता था कि मैं वो दस्तावेज ढूंढ निकालूं जिसकी उसे जरूरत थी। और दिल के भीतर मैं भी वही चाहती थी, क्योंकि अगर ये सच था कि जेस के पिता मेरे परिवार की बर्बादी के जिम्मेदार थे, तो रोमानो साम्राज्य को ढह जाना ही थी। दरवाजे पर हल्की थपकी ने मेरे विचार तोड़ दिए। आओ अंदर, मैंने कहा, पहले से जानते हुए कि कौन था। वो ही था। जेस दरवाजे के फ्रेम पर टिका था, सुबह होने के बावजूद साफ सुथरा, काले कमीज, फिट पैंट्स, बाल की एक लट तक गलत जगह नहीं। पाप को अगर मानव का रूप दिया जा सके, तो वो ऐसा ही लगता। और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं अब भी उसे देख रही थी। अपनी चीजें पैक करो, वो ठंडे लहजे में बोला। मैंने भौहें चढ़ाई। क्या? वो मुस्कराया। हम लॉस एंजेलिस जा रहे हैं आज रात। मेरी सांस क्षण भर को रुक गई। एले, उसका इलाका, उसका राज्य। अगर न्यूयॉर्क उसकी कैद थी, तो एले उसका किला था। और मुझे यकीन था वहां कैद और भी कठिन होगी। मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। क्यों? यहाँ अपहरण का मजा कम पड़ा। वो थोड़ा आगे बढ़ा। ऐसी बातें मत कर कि फिर से कर बैठूं। न्यूयॉर्क तो बस शुरुआत थी, मीरा। एले वो जगह है जहां मैं तुझे रखना चाहता हूं, अपने पास। तू कहना चाहता, क्रीब? या फिर नजर कैद में? मैंने तंज कसा। उसकी नजर फ्लोर पर पड़ी खाली सूटकेस पर गई। सामान तैयार कर ले। या फिर मैं कर दूं? मैं हिली भी नहीं। सीधी आंखों से देखा और कहा, जरूर। मेरे अंडरगारमेंट्स भी फोल्ड कर देना, शायद तू थोड़ा झुकना सीख जाएगा। पहली बार वो वास्तव में हंसा, पर वो हंसी भी ठंडी थी। फिर वो बोला, जैसा कहा वैसा करो, और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हो गया, पर कमरे का बोझ और भारी हो गया। उस रात फ्लाइट के लिए तैयारी। मैं उसी सोच के साथ चल रही थी जैसे यह मेरी आजादी की शुरुआत होने वाली हो। पर मेरे चारों तरफ उसके आदमी वही थपथपाते छाया थे। उसकी हथेली मेरी पीठ के नीचे टिकी थी, मार्गदर्शन नहीं, कब्जा। हाथ हटाओ, मैंने धीरे से कहा। वो झुका। देर हो गई है। जो मेरा है, वो पहले ही दावा किया जा चुका।
मैंने नजरअंदाज किया और फ्लाइट की सीढ़ियां चढ़ गई। अंदर हर चीज चमक रही थी। क्रीम लेदर, महोगनी टेबल्स, सोने की रोशनी। कैद भी अगर इतनी शान से हो तो भी कैद ही रहती है। मैं खिड़की के पास बैठी, वो सामने। इंजन गरजे, न्यूयॉर्क नीचे धुंधली बत्तियों में गुम हो गया। हम दोनों चुप, कई मिनट तक। फिर मैंने कहा, एले हो या कहीं भी, तेरा कुछ नहीं बदल सकता। उसकी आवाज धीमी पर धमकी भरी थी। एले सभी कुछ बदल देगा। वहां तू पूरी तरह मेरी होगी। तू वो अपार्टमेंट फिर नहीं देखेगी जो मासिमो ने दिलाया था। मैंने हल्की हंसी हंसी। इतनी बार मेरी कहने से तथ्य नहीं बदलते। तू हिप्नोटिज्म कर रहा है? वो गंभीर रहा, जरूरत नहीं। ये सच है, मीरा। मैं हाँ बार कहूंगा जब तक तू खुद मान न ले। मैंने खिड़की की ओर चेहरा घुमा लिया। दिल तेज धड़क रहा था। उसके लिए सच बस वो था जो उसके नियंत्रण में आ सके। घंटों बाद हमारा जेटेल एक ही रोशनी के ऊपर उतरा। नीचे शहर किसी महानगर से ज्यादा एक राजभवन लग रहा था। मैंने दिल में प्रार्थना की कि शायद मैं इस बार रास्ता ढूंढ लूं। हैंगर में काली चमकदार गाड़ी खड़ी थी, जेस की तरह भीषण और अभिमानी। हम चुपचाप बैठे, शहर की बत्तियां खिड़की से गुजरती रहीं। मेरे मन में मासिमो के शब्द गूंज रहे थे, अगर वो कागजात न्यूयॉर्क में नहीं तो एले में जरूर हैं। हाँ, अगर मैं सही चाल चलूं तो वो मिल ही जाएंगे। पर वो मुझे मेरे अपार्टमेंट न ले गया। उसने कहा था घर, और घर का मतलब था उसका पेंटहाउस। जब लिफ्ट की दरवाजे खुले, शहर की चमक चारों तरफ झलक रही थी। वो जगह जेस की तरह ही थी, ठंडी, सटीक, निर्दयी और सुंदर भी। कांच की दीवारें जिनसे एले की लाइटें अंदर गिर रही थी, काले लेदर के सोफे, संगमरमर का फर्श, महंगे कलाकृतियां, सब कुछ ऐसे रखा था मानो हर चीज लाइन में मार्च कर रही हो। मैंने मन में कहा, कैद हीरे की हो या लोहा की, कैद तो कैद ही होती है। वो अपनी जैकेट उतार रहा था। तेरा कमरा तैयार करवाता हूँ। अच्छी बात है, मैंने कसा लहजा धरते हुए कहा, पर कृपया वो कमरा तेरे से बहुत दूर होगा। वो मुस्कराया, पीछे मुड़े बिना कहा, चिंता मत कर, तू मेरी आवाज फिर भी सुनेगी। मेरा गुस्सा उबाल लेने लगा। मैं सीढ़ियां चढ़ गई, कदम तेज। कमरे में पहुंची तो दिल थम गया। सूटकेस पहले से खुला था, कपड़े अलमारी में टंगे थे, मेरे इत्र सजाए हुए थे। हर चीज मानो कह रही थी कि मैं यहाँ की थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई। हाथ मुट्ठी में बंद थे। वो सोचता था कि रेशमी चादरों और हीरों की चमक से मुझे कैद कर लेगा। पर वो भूल गया थोड़ा, मीरा वैलेंटे अब वो पुरानी औरत नहीं। मैंने थमा घूंट भरा और मन में कहा, अब खेल शुरू हो चुका है। और इस बार मैं जलाऊंगी। अगर मासिमो को कागजात चाहिए तो वो मिलेंगे। और अगर जेस को अपना साम्राज्य, तो वो सपना बनकर खत्म हो जाएगा। रात को मैं बिस्तर से छत की ओर घूर रही थी कि बाहर कदमों की आवाज आई। वो था, रुका रहा, दरवाजा नहीं खोला, बस खड़ा रहा। मेरी रीढ़ तक ठंडी लहर गई, क्योंकि अब मैं जानती थी, एले फिर से मुझे तोड़ेगा। मगर इस बार मैं टूटते हुए भी अपना बदला पूरा करूंगी। 5:66 मीरा। अगली सुबह मैं अपने सूटकेस को घसीटते हुए कमरे से बाहर निकली। कल रात कुछ न कहा क्योंकि थकान और जेट लैग से दम निकला जा रहा था। पर अगर जेस सोचता था कि वो मुझे फिर से अपनी कैद में रख लेगा, तो वो भारी गलतफहमी में था। जेस कहाँ है? मैंने डाइनिंग टेबल लगाती शेफ से पूछा। मुझे लगा वो यहीं बैठा होगा, पर जब उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। गुड मॉर्निंग मैम, वो धीरे से बोली। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बॉस कहाँ हैं?
मैंने थोड़ी बेचैनी से कहा। उसने चौंक कर पीछे देखा, चेहरा फीका पड़ गया। मैंने आंखें बंद की। वो मेरे पीछे खड़ा है ना? वो घबराकर सिर हिलाने लगी। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। कसम खाती हूँ, वो कभी फर्स्ट क्लास माफिया था पर अब एक छिपा पैंथर जैसा हो गया था। हमेशा बिना आवाज के पीछे आ जाता था। धीरे से मुड़ी तो वो वहां था। उसकी नजरें सीधे मेरे सूटकेस पर गईं, फिर मेरे चेहरे पर टिक गईं। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा, आवाज ठंडी पर सख्त। अपने अपार्टमेंट, मैंने स्पष्ट कहा। मुझे तो लगा हमने तय किया था कि तू यहीं मेरे साथ रहेगी। मैंने ताज्जुब से उसकी ओर देखा। क्या वो सचमुच इतना भोला थी या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहा था? न जेस, तुमने सोचा था। मैं न कुछ तय किया न कहाँ मान लिया। तुमने मुझे अपनी मर्जी से यहाँ लाया और अब मैं ये ड्रामा नहीं करूंगी। मीरा, वो कुछ कहने लगा पर मैंने उंगलियां ऊपर कर दीं, जैसे चुप रहो। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, पर मेरी आवाज मजबूत थी। मैं एक खतरनाक आदमी को चुप रहने को कह रही थी। कुछ साल पहले की मीरा ये सोच भी न सकती थी, पर वो लड़की अब मर चुकी थी। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध रखने का, मैंने सख्ती से कहा। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो, मेरे फोन में पुलिस स्पीड डायल पर है। और अगर तुम उनसे भी बच गए तो मेरे कोल पत्रकार दोस्त हैं। तुम्हें इतना बड़ा स्कैंडल नहीं चाहिए होगा, है ना? मुझे यकीन न था कि मैं वाकई जेस रोमानो को ब्लैकमेल कर रही थी। क्या मैं पागल हो गई थी? लेकिन अजीब बात ये थी, वो भड़का नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर कुछ और चमका, गर्व और मुस्कान का मिश्रण। वो धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमा और फिर धीरे से ताली बजाई। वाह, मुझे तेरा ये बदलाव देखकर खुशी हो रही है। तू वो कमजोर लड़की नहीं रही जो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने चुपचाप कहा। हाँ, अच्छा हुआ आखिर तूने समझ ही लिया। उसे मेरी बेरुखी भी दिलचस्प लग रही थी। वो मुस्कराया, पर इस बार उसकी आंखों में कुछ थोड़ा खतरनाक था। एक वादा कि ये लड़ाई अब आसान नहीं रहेगी, और मैं भी अब उसके खेल में मोहरा न रहने वाली थी। जेस, उसे अच्छी तरह पता था कि वो मुझे अपने इशारों पर नचा सकती है। उसके चलने फिरने के अंदाज से, नजर के ढंग से वो हर बार ये जता देती थी। मीरा समझ गई थी कि अब वो ही मुझे काबू में रखती है, और मैं उसके लिए हमेशा से एक मूर्ख ही था। शॉवर के नीचे खड़ा मैं सिर दीवार से टिका के सांस ले रहा था। दिमाग में बस वो थी, वो चेहरा, वो आंखें, वो होंठ। दिल चाहता था कि उसे अपने बिस्तर पर पिन कर लूं, उसके हर सांस को अपना नाम बना दूं। लेकिन नहीं, मुझे धैर्य रखना था। धीरे धीरे जेस रोमानो अपना शिकार फंसाता है। इस बार वो भी मुझे ना करके थक जाएगी, फिर मेरी हो जाएगी। मैंने सुबह उसके सामने आकर कहा, आज जा रही हो? उसके सूटकेस अब भी वैसे ही पड़े थे। वो जवाब देते हुए बोली, हाँ, इस हफ्ते तुम्हारा चेहरा काफी देख लिया है। अब बस करूँ तो अच्छा। मैंने हल्का मुस्कराया। अब भी कम है, जो 2 साल का नुकसान पूरा करना है। वो सिर हिलाते हुए बोली, केवल तुम ही ऐसी बात कह सकते हो, रोमानो। क्यों न कहूँ? तू जहाँ भी जाए, मेरा सोच छूटे क्या? वो हंसी, हल्के तंज के साथ। फिर कर लो शादी मुझसे, मैंने सीधा कहा। पहले ही कर ली थी। टेबल के किनारे खड़ी मेरी स्टाफ रुक गई, चेहरे पर चकित मुस्कान। शायद उसे पहली बार अपने बॉस को मुस्कुराते देखकर यकीन न हुआ हो। बाकी लोगों के लिए मैं ठंडा, निर्दयी डॉन थी, पर मीरा के लिए मैं हमेशा वो मर्द था जिससे वो नफरत करती, फिर भी जिससे दूर न रह पाती थी। और अब लग रहा था कि वक्त थोड़ा बदल रहा है।
बस इतना काफी था। मैं ड्राइवर भेज दूंगा, तुझे छोड़ आएगा, मैंने कहा। ठीक है, वो कुर्सी से उठ गई। जाने से पहले एक किस, मैंने शरारत से कहा। वो हल्की हंसी से बोली, हद है, डॉन रोमानो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, मैंने हाथ ऊंचे किए। बेहतर होगा, वो बोली और पीछे घूम गई। मैंने अपने आदमी से उसका बैग उठवाया और वो जाने से पहले मैंने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। वो कुछ न बोली, बस चली गई और मैं वहीं खड़ा लिफ्ट के बंद दरवाजे तक उसे देखता रहा। कई घंटों बाद गनशॉट की आवाज ने हवा को चीर दिया। बैंग, पंछी उड़ गए, जैसे शहर का सुकून मेरी गोली से कांप उठा हो। मैं शहर के बाहरी इलाके में अपने पुराने मकान पर था, वो जगह जहां मैं अपने काम निपटाता था। जिस आदमी को मैंने आज मारा, उसने मुझसे चोरी की थी। पहली बार चेतावनी दी थी, पर वो फिर दोहराया। मुझे नफरत थी ऐसे लोगों से जो मेरी सहनशीलता को कमजोरी समझते थे। और इस बार गोली सीधे उसके माथे के बीच गई। मैंने कहा, लाश को उसके घर भेज दो, साथ में एक चिट्ठी मेरे नाम से। बॉस, मेरा आदमी हिचक गया। मैंने उस पर तेज नजर डाली। सुना नहीं क्या कहा मैंने, वो सिहर गया। मैंने फोन उठाया, टॉमस को कॉल की। सबको बुला, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल भी खोल, मीटिंग होगी कुछ घंटों बाद। सामने मेरे आदमी खड़े थे, कुछ डरे हुए, कुछ पीछे झुके। कमरे में अब भी गनपाउडर की सुगंध था। मैंने धीरे से कहा, जो अभी हुआ वो सजा नहीं थी, याद दिलाना था। मैंने कदम बढ़ाया, आवाज और गहरी की। ये परिवार धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। मैं जानता हूं कितना पैसा गायब हो रहा है, कौन मेरी जेब काट रहा है। तुम सोचते हो मुझे नहीं दिखता? सब देखता हूं। जो आज मरा वो भी वैसे ही सोच रहा था। अब वो लाश बनकर घूमेगा। कमरे में सन्नाटा था। मैंने धीरे से कहा, तुम सब मेरे लिए काम करते हो, मेरे कारण खाते हो, मेरे दौर से जीवित हो। पर जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ डाला उस दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। मैंने उंगलियां चटकाईं, वो आवाज इतनी तेज कि सभी ने सिहर जाया। हम कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। रिक्कार्दी घूम रहा है, सरकार की आंखें हम पर हैं और कुछ अंदर से ही मुझे कमजोर कर रहे हैं। मैं सड़ा हुआ हिस्सा काट फेंकूंगा, चाहे अंत में मैं अकेला ही क्यों न रह जाऊं। मेरी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द धमकी था। ये संदेश सिर्फ यहाँ खड़े लोगों के लिए नहीं, हर शहर में बैठे उनके लिए भी है। वफादार रहो या खून से कीमत दो। सन्नाटा छा गया। फिर मैंने हल्का सा मुस्कराया। मैं वफादारी मांग नहीं रहा, आदेश दे रहा हूं। और जिसने इनकार किया, अंजाम देख लो। सभी ने सिर झुका लिया। मीटिंग खत्म थी। स्क्रीन पर टॉमस था, उसकी आंखों में मंजूरी थी। मैंने सिर हिलाया। सर, मिसेज रोमानो ने आपके लिए पार्सल भेजा है। मैं दस्तावेज पढ़ रहा था, चेहरा उठाया। माया, मीरा, आपकी पत्नी? सर, मैंने हल्की मुस्कान छिपाई। अंदर क्या है? खुशबू से लग रहा है, बेक की हुई चीजें हैं। सुनते ही दिल धड़कन बढ़ गई। मैंने कहा, टेबल पर रख दो। वो चला गया। मैंने ढक्कन उठाया, ताज़ा बनाना ब्रेड, कुकीज, केक का टुकड़ा, डोनट्स और संतरे का रस। मीरा वैलेंटे की याद और खुशबू हर एक चीज में मौजूद थी। चेहरा ढीला पड़ा और होंठों पर धीमी मुस्कान आ गई। मैंने फोन उठाया और उसका नंबर डायल किया। हेलो खूबसूरत, मैंने मुस्कराकर कहा। मिस्टर रोमानो, कैसे मदद कर सकती हूँ? उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। मैं हंसा।
उस फरिश्ते से बात कर रहा हूँ जिसने मेरे दिन को मिठास से भर दिया। ओह, लगता है आपकी प्रशंसकाएं आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं, वो छेड़ते हुए बोली। मतलब तू अब खुद को उनमें गिन रही है, मिसेज रोमानो, मैंने हंसते हुए कहा। वो हंसी, वाकई? तेरे स्टाफ ने ऐसा कहा? ठीक वैसा ही, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तेरे कर्मचारी बहुत अनुमान लगाते हैं, वो सच बोलते हैं। फिर से शुरू हो गया तेरा ड्रामा, मैंने हल्के स्वर में कहा। मैं ये सब अकेला खा ना पाऊंगा शायद, अपनों के साथ बांट ले, तेरे आदमी तो बहुत है। कुछ चीजें सिर्फ उसके साथ अच्छी लगती हैं जिसके लिए दिल धड़कता है, मैंने धीरे से कहा। फिर थोड़ी सी खामोशी, मैंने उसकी सांस की धड़कन भी सुन ली। तू कितना फिल्मी हो गया है, वो धीरे से बोली। सिर्फ तेरे लिए, मैंने धीरे से कहा। हूँ, उसने बस इतना कहा। ड्राइवर भेज रहा हूँ, जल्द मिलते हैं। फोन कटा। मैंने अब भी उस मिठास की खुशबू में सांस भरी, जैसे मीरा यहीं पास बैठी हो। 5:67 मीरा, पता नहीं मुझ में क्या आ गया था, पर सुबह उठते ही बस एक ही विचार था, उसके लिए कुछ मीठा बनाऊं। पहले तो खुद से लड़ने की कोशिश की, फिर हार गई। किचन में गई, एप्रन पहना और बेकिंग शुरू की। चीनी और आटे में हाथ डालते हुए मुझे बेगानी सी मुस्कान आई, जैसे पल भर को सभी कड़वाहट पिघल गई हो। जब सब बन गया तो सोचा एक छोटा सा नोट लिख दूं, फिर दिल कहा कोई जरूरत नहीं, बस डिब्बे पर लिखवा दी। फ्रॉम मिसेस रोमानो, एक छेड़ थी, जानती थी उस पर असर जरूर पड़ेगा। जब उसका कॉल आया तो समझ गई कि पैकेज पहुंच गया है। होठों के कदमों तले मुस्कान छिपाने की कोशिश की। वो कह रहा था उसका ड्राइवर रास्ते में है। दिल के भीतर एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। संभल जा मीरा, मैंने आईने में अपने आप से कहा। फिर बेमकसद अलमारी में गई, एक छोटा ओवरनाइट बैग निकाला बस उसके लिए। सुगंधित क्रीम, थोड़े कपड़े, थोड़ी दुविधा। लॉन्ड्री के पास रुक गई, फिर खुद से कहा सिर्फ एक रात के लिए बस, और रह गई। ड्राइवर 30 मिनट में पहुंच गया। मैंने झटपट घर के सारे निर्देश दिए। अगर मासिमो आए, कह दे मीरा कहीं गई है। हाउसकीपर के चेहरे पर हल्का सा निर्णयात्मक भाव था, पर मैंने कोई परवाह नहीं की। लोगों को उनके वहम में रहने दो। गाड़ी में बैठ गई और सफर शांत था। शहर की बत्तियां पीछे छूटती गई। जब उसके पेंट हाउस पहुंची तो लिविंग रूम खाली था। शायद वो ऑफिस गया था। मैंने अपना बैग वहीं कमरे में रखा जहां पहले ठहरी थी और बाहर निकली। अचानक किसी ने मेरा हाथ खींच लिया। जेस, क्या कर रहे हो तुम? वो हंसा। मुझे लगा तू अब किसी से नहीं डरती। मैंने हल्का धक्का दिया। अच्छा खास दिल बैठ गया। मुझे लगा कोई घुसपैठ कर गया। वो हंसा और उस पल मुझे वो पुराना जेस दिखा जो दिलकश था, खतरनाक नहीं। असल इंसान जिसके होठों से हंसी भी निकल सकती थी। फिर वो मुझे ऑफिस में ले गया, जहां वो मिठाइयां अब तक छुई तक न गई थी। तूने रुककर खाने का इंतजार किया? मैंने कहा। वो मुस्कराया। कहा था ना, साथ खाएंगे। मैंने केक गर्म कर लिया, रस डाल दिए। हम शांत बैठे, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। वो मुझे देख रहा था, काफी देर से। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने पूछा। वो बोला, तेरी आंखों से नजर हट नहीं रही। मैं हंसी। तुम अभी भी उतने ही बनावटी रोमानो हो। वो न हंसा, बस चेहरा थोड़ा झुका और मेरी आंखों से ऐसी नजर मिली कि मैं सांस लेना भूल गई। उसने हाथ मेरे गाल तक पहुंचाया, फिर धीरे से लिप्स छुए। वो स्पर्श इतना धीमा था कि दिमाग की 1000 आवाजें थम गईं। उसके बाहों ने मुझे खींच लिया और कमरा जैसे गायब हो गया। उसकी सांसें गर्दन से टकराईं। मेरे अंदर अजली आग फिर से भड़क उठी।
मैंने कहा, कोई भी अभी अंदर आ सकता है। वो बोला, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर है, मैंने धीरे से पर सख्ती से कहा। उसने पल भर को कुछ सोचा, फिर सावधानी से मेरा चेहरा छोड़ा। कमरे की हवा अब भी गर्म थी, पर दोनों ने कोई बात न की। कुछ घंटे बाद सब कुछ थमा थोड़ा। वो मेरे बालों पर हाथ फेर रहा था, चेहरा गंभीर था। उसने पूछा, क्या अब हम फिर से एक साथ हैं? मैंने धीरे से कहा, मुझे अब भी तलाक चाहिए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? ये बस शारीरिक थी, जेस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने ठंडे बहाव से कहा, जैसे मौसम का जिक्र कर रही हो। वो उठ बैठा, नाराज सा। हमारी शादी तेरे लिए बस इतनी थी? तू कहता था तू परवाह करता है। पर याद रख, परवाह ही काफी नहीं था तब। उसके चेहरे पर थकान और कठोरता मिलकर अजीब सी बना दी थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे अंदर चली गई, उसे उसकी खामोशी के साथ। आईने के सामने खड़ी मैंने गहरी सांस भरी। ये अजीब था, पर सच इस बार मैं मजबूत महसूस कर रही थी। मीरा वाकई अजीब था कि किस्मत कैसे पलट गई थी। अब वो जेस रोमानो, जो कभी दुनिया से टकराने से नहीं डरता था, मेरे कारण अपना संतुलन खो रहा था। मैं हंस पड़ी जब शावर की बूंदें मेरे शरीर पर गिर रही थी। दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। उसकी नजरें थोड़ी कठोर थीं, पर शब्द और भी कठोर। मैं समझ नहीं पाता तू इतनी जिद्दी क्यों है, उसने सांस छोड़ते कहा। मैंने सीधा उसे देखा, ठंडी आंखों से, बिल्कुल वैसे जैसे वो देखता था पहले। शायद तेरे सर्वश्रेष्ठ से सीखा है, मैंने कंधे उचका कर कहा। वो हल्का सा मुस्कराया, करीब आकर रुक गया। मेरे होठ थोड़े खुले, सोचा वो चूमेगा, पर वो सिर्फ फुसफुसाया, तू खुशकिस्मत है कि मुझे अभी काम पर जाना है। कब लौटेगा? मैंने शावर बंद करते हुए तौलिया थाम लिया। उसने हंसकर कहा, क्या मुझे पहले से मिस कर रही है? तू काफी घमंडी है रोमानो, मैंने जवाब दिया। कुछ घंटों में आ जाऊंगा, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और बाथरूम से निकल गई। मैं अपने कमरे में गई और ध्यान से सुना, वो गाड़ी लेकर जा चुका था। अब मौका था। मैंने धीरे से बाहर कदम रखा, जैसे बस कमरा घूम रही हो ताकि उसके आदमी को शक ना हो। खिड़की के पास गई, शहर का नजारा देखा, वो दुनिया जो उसके काबू में थी। धीरे धीरे मैं उसके ऑफिस की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही हाथ नॉब पर रखा और तभी एक आवाज सुनाई दी। मैम, डॉन ने कहा है वहां किसी को अंदर न जाने दे। मैं मुड़ी, वो उसका आदमी था। तुम जानते हो मैं उसकी पत्नी हूँ, है ना? मैंने धीरे से कहा। वो झटके में बोला, हाँ मैम, पर आदेश सख्त है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, समझ गई, और धीरे से पीछे हट गई, वही वॉक ऑफ शेम मेरे लिए। सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर कमरे में आकर पैर चलना रुक गया। अब सोचना था कैसे उसके ऑफिस में पहुंचूं। रात तक रुकना पड़े, क्योंकि रात तक वो लौट आएगा। तेजी से दिमाग घुमा और एक विचार आया, थोड़ा समय लगेगा, पर काम होगा। वो लौटा तो मैं अपने लैपटॉप पर बैठी मैनेजर से वीडियो कॉल पर थी। लिस्बन से मेरी अनुपस्थिति का असर दिखने लगा था और मैं सभी को डांट रही थी। वो दरवाजे पर खड़ा था, धीरे से देखता हुआ। मीटिंग खत्म करते ही मैंने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? तेरा आत्मविश्वास काबिले तारीफ है, मीरा। मैं थोड़ा अचकचाई। ओह, धन्यवाद। स्वागत है। एक शादी में जान था, तू साथ आएगी? क्या अब मैं तेरी डेट लग रही हूँ? और कौन हो सकता है? उसने धीरे से कहा। मैंने कहा, पता नहीं,
तेरी कोई सुपर मॉडल? वो हंस पड़ा। तो अब तू जल रही है। मैंने आंखें घुमाईं। तेरे ख्याल में मैं क्यों जलूं? क्योंकि अब भी तू मुझसे प्यार करती है। पागलपन छोड़, जेस। उसने सांस खींची। तू जानती है मैं सही कह रहा हूं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, भूख लगी क्या? मुझे तो लग रही है। वो कह उठा, बात से मत भाग मीरा। मैंने एक भौं ऊंची की। तो क्या अगर भाग रही हूं? उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई पर आंखों में कुछ कठोर था। डिनर हो चुका, चलो। हम चुपचाप खाते रहे, बस कभी कभी नजरें मिलती। फिर उसने कहा, शादी में आ रही है ना? कब है? वीकेंड पर। ठीक है, मेरे पास समय होगा। सप्ताह भर यहीं रुको। मेरे अपार्टमेंट का क्या? मैं वो मासिमो से खरीद लूंगा, तेरे नाम कर दूंगा। मैंने हाथ ऊपर किए। अरे अरबती, जरा धीरे चलो। मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ। वो धीरे से बोला, पता है, पर फिर भी करना चाहता हूँ। मुझे जरूरत नहीं, पर धन्यवाद, मैंने ठंडे स्वर में कहा। तू अड्डे में नंबर 1 है। पता है, मैंने मुस्कराया। फिर थककर कुर्सी से उठ गई और जाते जाते उसके गाल पर हल्का सा किस किया। पर उसने उसे गहरा बना दिया। जेस, मैंने धीरे से कहा, आज मेरे पास रह जा। उसने मेरे हाथ थाम लिए। मूड नहीं है, मैंने झूठ कहा, हालांकि दिल तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे से बोला, कुछ नहीं करूंगा, बस पास सो जा। उस रात वो वास्तव में कुछ न बोला, बस मुझे अपनी बाहों में ले लिया, इतना करीब कि जैसे डर हो मैं फिर गायब न हो जाऊंगी। कई सपनों के बाद पहली बार मैंने शांति से नींद ली। कल का बदला कल के लिए ठहर जाए, आज बस यह पल। अगले दिन मैं अपने अपार्टमेंट लौट आई। जेस ने इस बार रोक न लगाई। शायद जानता था कि 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। कई घंटे बीत गए, घर शांत था। तभी डोरबेल बजी। मेरी हाउसकीपर गई, दरवाजा खोला। मैंने कॉफी का मग टेबल पर रखा और वो अंदर आ गया। आखिरकार हाजिरी दी तूने, वो बोला। तुझे भी हेलो, मासिमो, मैंने धीरे से कहा। उसका जबड़ा कसा। अब औपचारिकताएं पार हो चुकी हैं। मिराबेल, मैंने नजरें हटाईं। तू अपने प्रेमी के साथ इतना मशगूल रही कि अपने काम को भूल गई, वो कह रहा था, स्वर में जहर था। मैं चुप रही। जवाब दे, उसने टेबल पर हाथ पटका। मैंने चेहरा कठोर किया। मैं तुझे कोई हिसाब नहीं देती, मासिमो। उसके हाव भाव बिगड़ गए। मैं तुझे यहाँ लाया था। मैं हंसी। और तू सोचता है मैं खुद इसे अफोर्ड न कर सकती थी? मूर्ख मत बन। वो गुस्से से भर गया। क्या तू वो नहीं चाहती जो हमारा लक्ष्य था? उस आदमी को गिराना जिसने तेरे परिवार को खो दिया, जिसका बाप तेरे पिता का कातिल था। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं। सब याद है, तो फिर क्यों धीमी पड़ी है? कहीं उससे प्यार तो नहीं करने लगी? मैं हंस उठी, एक कड़वी हंसी। किसने प्यार की बात की? तो जो कहा था वो कर क्यों न रही है? तूने मुझे सेड्यूस करने को कहा था। हाँ, क्या मैंने? अब रास्ता मैं चुनूंगी। इसलिए उसके साथ सो रही है। उसके शब्द तेज थप्पड़ जैसे थे। मेरे चेहरे पर अब गर्मी सी फैल गई। वो मेरा पति है, मैंने दांत भींच कर कहा। वो कुछ कहने लगा पर मैंने हाथ उठाया। और अगर न भी होता तो भी तेरा कोई हक नहीं बनता पूछने का। वो धीरे से हंसा, पर उस हंसी में खतरा था। अब समझ आया क्यों वो तुझे छोड़ न सका। तू वाकई एक डोना बनने के काबिल है।
मैंने कठोर नजर से देखा। क्या वो अब मुझे चापलूसी से डराना चाह रहा था? वो सीधा मेरे सामने खड़ा हो गया। सुन ले, तू उसे तो गिरा सकती है, पर अगर तेरा रहस्य उसके हाथ लग गया तो तेरा सफर यहीं खत्म। क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तू? वो मुस्कराया। नाम जो चाहे दे, बस याद रख, सावधानी से खेल मीराबेल। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और मैं वहीं खड़ी रह गई, दिल में एक नई आंच के साथ। मासिमो अब खतरा भी था और साजिश का हिस्सा भी, पर खेल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। पार्ट 68। मीरा वो शादी जेस के एक पुराने साझेदार के बेटे की थी। कम से कम उसने तो मुझे यही कहा था। यह एक ब्लैक टाई इवेंट था, तो मैंने काला गाउन पहन लिया जो नीचे से हल्का फ्लेयर्ड था और जिसकी पीठ थोड़ी खुली थी। थोड़ी गर्दन, थोड़ा चमक, बस उतना ही जितना जरूरी था। सिल्वर हील्स और क्लच के साथ मैंने अपना लुक पूरा किया। बाल अभी लंबे न हुए थे तो मैंने उन्हें फोल्ड कर एक स्मूथ बॉब बनाया। मेकअप आर्टिस्ट ने भी कमाल किया था, चेहरे पर ग्लो खुद ही बोल रहा था। आईने में अपने रूप को देखकर मैंने हल्की सी मुस्कान दी और नीचे उतर आई। लिफ्ट से बाहर आते ही देखा, जिस खुद कार के बाहर खड़ा था, फोन जेब में डालते हुए। हे, मैंने धीरे से कहा। हे, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, सीधे, गहरी, और रुक गई। तू अब तक की सबसे खूबसूरत औरत है जिसे मैंने देखा है। चेहरे पर गर्मी सी आ गई। मैंने हंसते हुए उसके बाह पर हल्के से थपकी दी। बहुत मत चला रोमानो। चलो अब, ले चलो वरना देर हो जाएगी। वो हंसा और मेरे लिए दरवाजा खोला। गाड़ी धीरे धीरे सड़कों से गुजर रही थी। इंजन की गुनगुनाहट के बीच हमारी चुप्पी भी चलती रही। शायद उसके लिए ये चुप्पी आरामदेह थी, पर मेरे लिए नहीं। मैंने कोने की नजर से वो देखा, सूट, रूबरू शक्ल, हाथ सजीले स्टेयरिंग पर। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुलाकात पर नहीं, किसी सौदे पर जा रहा हो। जानते हो, मैंने चुप्पी तोड़ी। आम तौर पर लोग अपनी पत्नी से नरमी से पूछते हैं, जबरन नहीं ले जाते किसी इवेंट पर। वो मुस्कराया। मैंने पूछा ही तो मीरा। तेरे अंदाज में तो आदेश था, शादी में चलेगी, कुछ खूबसूरत पहनना। ये कहाँ से पूछना कहला सकता है। मैंने उसकी आवाज की नकल की तो वो हल्के से हंसा। बस अर्थ का फर्क है, उसने धीरे से कहा। तो बताओ, शादी किसकी है? तेरा कोई रिश्तेदार या किसी और माफिया की मुलाकात? मैंने भौहें उठाईं। आराम कर मीरा, वो बोला। ये सिर्फ एक सामान्य शादी है, पुराने पारिवारिक दोस्त की। कोई डील, कोई साजिश नहीं। सिर्फ खाना, संगीत और थोड़ी खुशी। सामान्य जिंदगी, उसके शब्द मेरे दिल में गूंजे। सामान्य जीवन। पता नहीं कैसा होता था वो अब। शहर की भीड़ के बीच कार एक भव्य कैथेड्रल के बाहर रुकी। रंगीन कांच पर सूरज की किरणें टूट रही थी। लोग हंसते बोलते सीढ़ियां चढ़ रहे थे। जेस आगे आया, दरवाजा खोला। मैं झिझकी, फिर उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट अनजानी सी परिचित लगी। अंदर सब कुछ खूबसूरत था। झूमर झिलमिला रहे थे, महक फूलों की थी, और लोगों की नजरें हम पर। मैंने धीरे से कहा, लोग तुम्हें देख रहे हैं। वो झुककर बोला, नहीं मीरा, वो तुझे देख रहे हैं। मेरे गाल गर्म हो गए। हम सामने की पंक्ति में बैठे। दुल्हन आई तो पूरा हॉल उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे की चमक, उसके आंसुओं की चमक, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि कई क्षण के लिए मैं सब कुछ भूल गई। जब कसम ली गई, संगीत बजा, तो मेरी आंखों के कोनों में हल्की नमी थी। रिसेप्शन में माहौल हल्का था। फेरी लाइट्स की चमक, संगीत और शराब की खुशबू हवा में मिली थी।
मैं चुपचाप बुफे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसने हाथ पकड़ लिया। डांस करो मेरे साथ। मैंने भौं उठाई। तू? डांस? वो धीमे से हंसा। किसने कहा नहीं आता? मुझे पता है तू नाचने वालों में नहीं, मैंने चालाकी से कहा। फिर से शक कर रही है और मुझे ये पसंद नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा और मेरे कमर तक हाथ रख दिया। मैंने आंखें घुमाईं। तू नियंत्रण का दीवाना है, इसलिए नाचना भी तेरे लिए एक रणनीति होगी। वो हंसा, उसकी गहरी आवाज मेरे अंदर तक गूंज गई। फिर भी तू मेरे साथ है। बोलने को बहुत था पर पाँव अपने आप उसके साथ ताल में आ गए। हर घुमाव पर वो मुझे बेहद आसन से संभाल लेता। न कहीं बेईमानी, न जल्दबाजी, सिर्फ आश्वस्त नरमी। तू प्रवीण है, मेरे मुंह से निकल ही गया। वो हल्के से हंसा। देखा, तू अब भी मुझ पर भरोसा करती है। इतना भी मत सोच, मैंने जल्दी से कहा, पर मुस्कान छिप न सकी। गाना खत्म हुआ, लोग तालियां बजाने लगे। मैं पीछे हटी ही थी कि वो झुककर मेरे कान के पास फुसफुसाया। वो मुस्कान मैंने देख ली। मैंने हल्का धक्का दिया। चुप रह। वो हंसा जैसे वो ही जीत गया हो। कुछ समय बाद हम खुशहाल जोड़े को नाचते देख रहे थे। वो कितने सच्चे लग रहे थे, जैसे दुनिया में और कुछ जरूरी ही न हो। वे खुश लगते हैं, मैंने धीरे से कहा। है? वो बोला। फिर थोड़ा झुककर बोला, कभी सोचा है ऐसी शादी के बारे में जहां कोई खून, कोई फायदा न हो? उसके सवाल से मैं थोड़ी चुप रही। पहले सोचा करती थी, और अब भरोसा नहीं रह गया। जब मैंने उसे देखा, उसकी नजर पहले से भी गहराई थी। पल भर को मेरी सांसें रुक गईं। फिर संगीत धीमा हो गया, धीमा और रोमांटिक। वो उठा, हाथ बढ़ाया, इस बार बिना कहा। और पता नहीं क्यों, मैंने वो हाथ पकड़ लिया। बत्तियां धीमे जल रही थी। नाचते जोड़े इधर-उधर घूम रहे थे। वो मुझे अपने करीब खींच लाया, इतना करीब कि हर सांस महक सी लग रही थी। उसके दिल की धड़कन मेरी सांसों में रच गई। कुछ पलों के लिए मैं सब भूल गई, नफरत भी, बदला भी। बस उसकी बाहों की गर्मी और उसकी नजर का वो नरमपन। मुझे खुद से नफरत हुई, पर फिर भी मैंने उस हाथ को नहीं छोड़ा। रात देर तक वो मुझे अपने घर लौटाता रहा। मैंने कहा था अपने अपार्टमेंट जाना है, पर जेस किसी की ना नहीं सुनता था। ड्राइव के दौरान उसका हाथ मेरी जांघ पर टिका रहा। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी और थोड़ा अफसोस भी कि शायद इतनी वाइन नहीं पीनी चाहिए थी। लग रहा है तू किसी धमाके की तैयारी में है, वो बोला जैसे मुझे छेड़ रहा हो। मैं हंसी। फिर तेजी से गाड़ी रुकी और मैं बाथरूम की तरफ भागी। मीरा, धीरे, वो पीछे से बोला। उसकी आवाज सुनकर मैं मुस्कुराई, पर वो मुस्कान थम गई जब फोन बजा। नंबर देखा, दिल तेज धड़क उठा। मैंने फोन उठाया। तू अमेरिका में है, यह आवाज सालों बाद सुनी थी। मेरे होठों से बस इतना निकला, भाईजान, तुमसे फिर बात करना अच्छा लग रहा है। पार्ट 69। मीरा, तू अमेरिका में है, उसने दोबारा कहा, ऐसे जैसे वो फोन से बाहर कूदकर मुझसे लड़ने आ जाएगा। रोबर्टो की आवाज मेरे सीने में इतनी तेज टकराई कि मैं जगह पर जम सी गई। मैं अब भी बेड के किनारे बैठी थी, उसी काले गाउन में जो मैंने शादी में पहना था। हील्स कहीं दरवाजे के पास गिरी पड़ी थी। बाथरूम जाने की जरा भी जरूरत अब गायब हो गई थी। फोन कान से सटा था, उंगलियां पसीने से फिसल रही थी। तुमसे बात करना भी अच्छा लग रहा है, रोबर्टो, मैंने कहा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो वो देख न सकता था। मीरा, उसकी आवाज तीखी थी। जरा सोच, टीवी खोलो और देखो कि मेरी बहन, मेरी अपनी बहन जेस रोमानो की बाह थामे बैठी है,
साल की सबसे बड़ी शादी में। और तूने मुझे पहले कॉल तक न किया। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में अब भी जेस के कपड़ों और कोलोन की खुशबू घुली थी। वो अंदर नहा रहा था। पानी की आवाज कमरे की खामोशी को चीर रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि वो टीवी तक आ जाएगा। मैंने धीरे से कहा। नहीं सोचा था, वो बोला, फिर अपने आप को रोक लिया। मीरा, तू जानती है ये क्या दिखाता है? जो कुछ तूने मुझे कहा, जो उसने तेरे साथ किया, अब तू उसी के साथ बेफिक्री से निकलती फिर रही है। क्या ये मजाक है? मैंने आंख बंद कर नाक के ऊपर उंगलियां दबाईं। ऐसा नहीं है रॉबर्टो। तो फिर क्या है? वो गर्जा। क्योंकि यहाँ से तो ऐसा दिखता है जैसे तू उसी से प्यार कर बैठी है जिसने तुझे तोड़ डाला। उसके शब्द मुझे चुभ गए। मेरा छोटा भाई, वो हमेशा ये सोचता था कि वो मुझे बचाएगा, लेकिन उसी की गलतियों ने मुझे इस जहन्नुम में धकेला था। तू नहीं समझेगा, मैंने थके स्वर में कहा। तो मुझे समझा दे। मीरा, उसकी आवाज कांप रही थी। 2 साल से तू गायब थी। हर रोज डर था कि कहीं वो तुझे मार न डाले, कहीं तू खुद को तो नहीं। वो रुक गया, आवाज टूटी। और अब तू अमेरिका में उसके साथ टीवी पर हो। तू जानती है इससे मुझे क्या लग रहा है? मेरे गले में कुछ अटक सा गया। मैंने धीरे से कहा, कॉल करना चाहती थी, पर हर बार रुक गई। कुछ बोल नहीं पाती थी। कैसे समझाती मैं कहाँ थी, क्यों थी? फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षण खामोशी रही, फिर उसका स्वर मुलायम हुआ। मीरा, मुझे लगा मैं तुझे खो चुका हूँ। 2 बार। मैं बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई, आंखें छत पर थमी। तूने नहीं खोया मुझे। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए था सांस लेने का, अपने बारे में सोचने का। किस लिए? उसे माफ करने के लिए, उसने तीखी आवाज में कहा। नहीं, खुद को माफ करने के लिए। बाथरूम में अब भी पानी की झरझराहट गूंज रही थी। मैं जानती थी वो कभी भी बाहर आ सकता था। तू अब भी उसके साथ है ना? रॉबर्टो ने पूछा। मैंने हिचक के साथ कहा, हाँ। हे भगवान, मीरा, उसने आह भरी। तू फिर उसी आग के पास जा रही है। चीजें इतनी आसान नहीं हैं, मैंने धीरे से कहा। उसके साथ कभी थी भी नहीं, वो गुस्से से बोला। मैंने आवाज कठोर की। तू नहीं जानता उसे जैसे मैं जानती हूँ। वो हंसा, पर कड़वाहट से भरा। और शुक्रिया तेरा, क्योंकि अगर मैं उसे जानता तो शायद यही दिन मेरा आखिरी होता। मेरे अंदर भी गुस्सा भड़क उठा। नाटक मत कर रॉबर्टो। तेरे जुए और तेरे कर्ज ने मुझे उस दुनिया में धकेला जहां से बचना अब भी मुश्किल है। फोन की दूसरी तरफ कई सेकंड की खामोशी छा गई। फिर धीरे से वो बोला, माफ कर मीरा। वो मेरा इरादा कभी नहीं था। मैं सोचता था मैं तुझे बचा लूंगा। मेरे गले में एक गांठ सी उभर आई। तू मुझे किसी से नहीं बचा सकता। न उससे, न इस जिंदगी से। तो अब क्या? उसने धीरे से पूछा। क्या मैं बस देखता रहूं कि वो तुझे फिर से तोड़ दे? मैंने थके स्वर में कहा, न देख। मुझ पर भरोसा कर। मुझे खुद ये पूर्ण करने दे। क्योंकि चाहे तुझे पसंद हो या न हो, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, कुछ समय के लिए सही। उसकी आवाज ठंडी पड़ी। और मास्सिमो, मेरा दिल धड़क उठा। क्या तू समझती है? मुझे पता नहीं, वो बोला। वो तुझे वही करवाने आया है जो तेरे लिए मौत साबित हो सकता है। वो तुझे उपयोग कर रहा है। मीरा, मेरे हाथ ठंडे हो गए। रॉबर्टो, झूठ मत बोल। अगर तू दोनों तरफ खेल रही है तो आखिर में तू कुचल दी जाएगी। फिर न मैं, न कोई और तुझे बचा पाएगा। गला भर आया।
मीरा, उसकी आवाज अब कांप रही थी, दोनों से दूर हो जा। इस बार अगर जल गई तो बचा कोई भी नहीं पाएगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुल गया। भाप के बीच जेस नजर आया, कमर पर सिर्फ तौलिया, धूसर आंखों में वही पुराना संशय। कौन था? उसने पूछा, आवाज भारी थी। मैंने माइक ढक लिया, धीरे से कहा, कोई नहीं। रोबर्टो चीत्कार किया। क्या वो है? मैंने तेजी से कहा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, और कॉल कट दी। फोन टेबल पर रखते हुए मेरे हाथ अब भी कंप रहे थे। जेस की आंखें मुझ पर टिकी थी शक के साथ। मीरा, वो धीरे से बोला, किससे बात कर रही थी तू? मैंने सीधा देखा, किसी ऐसे से जिसका कोई मतलब नहीं। उसके होठ पर वो खतरनाक सी मुस्कान आ गई। जो तेरी जिंदगी को छू जाए, वो मेरे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अदृश्य रस्सियां मेरी गर्दन के चारों ओर कस रही हैं। एक तरफ भाई जो मुझे बचाना चाहता था, दूसरी तरफ वो आदमी जो मुझे कभी छोड़ न पाएगा। मैं बोलने से पहले मुड़ी, मुझे नहाना है। पानी की धार के नीचे मैंने आंखें बंद कर ली। विचार बस एक था, मुझे वो दस्तावेज लाने हैं और इस खेल को खत्म करना है। नहा के मैं बाहर आई, उसका ढीला सा शर्ट पहना जो मेरे घुटनों तक था। उसकी खुशबू मेरे आसपास बिखरी थी और दिल थोड़ा हल्का लगने लगा। मैंने बिस्तर पर लेट के धीरे से कहा, गुड नाइट, जेस। वो पास आ गया, गर्माहट से भर देता हुआ। उसका हाथ मेरी कमर के चारों ओर लिपटा, जैसे डर हो मैं फिर से गायब न हो जाऊं। गुड नाइट, अमोर मियो, उसने धीरे से मेरे बालों में कहा और मेरे माथे पर हल्की किस दी। मैंने थोड़ी दूरी बनानी चाही, पर उसकी बाहें कस गईं। वो धीरे से फुसफुसाया, सिर्फ एक चीज जिसके बिना मैं एक और रात नहीं गुजार सकता। इससे पहले कि मैं पूछती, उसने मुझे चूम लिया। धीरे, गहराई से, ऐसा जैसे वो हर बीता साल मिटा देना चाहता हो। मैंने वो क्षण दोबारा जी लिया, फिर भी दिल के भीतर दहक बनी रही। कुछ पलों बाद वो रुका, सांस भारी थी। आज के लिए बस इतना काफी है, उसने धीमे से कहा। मैंने कहा, तू रुक रहा है? वो हंसा, अगर नहीं तो रुक ना पाऊंगा। उस रात वो जल्दी सो गया, पर मैं जागती रही। फोन अब भी थोड़ी दूर झिलमिला रहा था और रोबर्टो की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। शायद मैं ठीक न हो रही थी, शायद दोबारा उसी आग में चल पड़ी थी। 5:70 जैस रात के बीचों बीच अचानक नींद टूट गई। कमरा बहुत शांत था, बहुत अजीब तरह का। बस मीरा की धीमी, समान सांसें उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वो बिल्कुल पास सोई थी, इतनी पास कि मैं खुद को उसकी सांसों की लय में डूबता महसूस कर रहा था। पर नींद फिर से नहीं आ रही थी। मैं बस बगल में लेटकर उसे देखता रहा। शहर की रोशनी पर्दे के बीच से कमरे में पसर रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कहीं किसी चित्रकार ने इसे अपनी कैनवास पर बनाया हो। छोटे बाल उसके माथे पर गिरे थे, वो हिलती थोड़ी, और मैं सांस पकड़ लिया। 2 साल में कुछ नहीं बदला था। वो अब भी मेरे लिए सबसे खतरनाक औरत थी। न उसके रवैये के लिए, न जुबान की तेजी के लिए, बल्कि क्योंकि वो इसी तरह सो सकती थी, मेरे बिल्कुल पास, और फिर भी मुझे पूरा नंगा महसूस करा देती थी। वो थोड़ा सा हिली, चादर उसके कंधे से फिसल गई, गर्दन का साफ झुकाव नजर आ गया। उंगलियां अपने आप उसकी तरफ बढ़ी, पर मैंने रोक लिया। आज नहीं। मैंने वादा किया था, जबरदस्ती नहीं, बस धैर्य। उसका वो पहला चुंबन आज भी जहन में जिंदा था। 2 साल बाद पहली बार इतनी करीब आई थी। पहले धीमा, फिर जैसे उस घरेलू भूख ने दोनों को घेर लिया हो। जब वो पीछे हटी, चेहरा लाल, सांसें बिखरी, मुझे समझ न आया कि उसे रोकूं या आजाद छोड़ दूं।
मैंने आजाद छोड़ा, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ तोड़ चुका था। वो विश्वास जो मैं फिर से बनाना चाहता था, अगर आज उसे जरा भी दबाया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। फिर भी उसके होठों का स्वाद, उसकी गर्मी, वो सब अब भी मेरे साथ था। और उसके साथ साथ एक पुराना दर्द भी, हमारा खोया बच्चा। वो नन्हा साया जिसे मैं कभी समझ ही न पाया, वो जख्म जो समय ने कभी भरा नहीं। मीरा सोचती थी मैं प्यार न कर सकता। शायद सच था, लेकिन वो कभी न समझ पाई कि मेरे हाथों का खून सिर्फ दुश्मनों का नहीं, हमारे बीच की मासूमियत का भी था। दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट ने ख्याल तोड़ा। मैं धीरे से उठा, ध्यान रखा वो जागे न और दरवाजा खोला। सामने टॉमस था, चेहरा तना हुआ। बिल्कुल सवाल के बगैर बोला, रॉबर्टो। दिल के अंदर कुछ सख्त सा टूटा। क्या हुआ उसके साथ? वो फिर से सक्रिय हो गया है। रिक्कार्दी से संपर्क में है। उसे पता चल गया है कि मीरा वापस अमेरिका आ गई है। हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गए। फिर वही खेल। अब सब समझ आया। वो कॉल साधारण भाई का सवाल नहीं थी। वो रिक्कार्दी की साजिश का हिस्सा थी। और मीरा ने मुझसे छिपाया। कहाँ है वो अभी? न्यूयॉर्क में था अंतिम लोकेशन, अब घूम रहा है। जल्द ट्रैक हो जाएगा। मैंने सांस खींची। वो नहीं जानती कि वो कितनी खतरनाक जमीन पर खड़ी है। या शायद जानती है, पर फिर भी रुकती नहीं। हमेशा से गलत लोगों पर भरोसा करने की आदत थी। निगरानी लगाओ। अगर वो उसकी तरफ देखे भी, मैं जानना चाहता हूँ। और अगर स्पर्श करे, मेरी आवाज जानबूझकर धीमी हो गई, तो बचा नहीं रहेगा। मीरा को कहें? टॉमस ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, मैंने काटा। वो पहले ही नफरत और भावनाओं के बीच झूल रही है। मुझे उसे और दूर न धकेलना था। वो यहीं रहेगी, मेरे अधीन। अगर उससे वो मुझसे और नफरत करने लगे, तो ठीक है। कम से कम जिंदा तो रहेगी। टॉमस सिर हिलाकर चला गया। मैं दीवार से टिक गया। रिक्कार्दी का नाम गुस्से से चुभ रहा था। उन्हें लगता था वो मीरा को मुझसे छीन लेंगे। मीरा नहीं जानती थी कि मैं उसे कैद इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे लिए वो सुरक्षा थी, स्वार्थ नहीं। दूरी का मतलब रिक्कार्दी का फायदा था। और मैं उसे फिर खो नहीं सकता था। मैं कमरे में वापस आया। मीरा शांत सोई थी। चेहरे पर सुकून था, जो सुबह फिर लौट आने वाले तूफान से पहले हमेशा सा लगता था। मैंने धीरे से उसके गाल से बाल हटाए और फुसफुसाया, एक दिन तू समझेगी, मीरा। शायद धन्यवाद भी कहे, पर जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उसे किसी को दे नहीं सकता। न रॉबर्टो को, न रिक्कार्दी को, न किसी और को। वो मेरी है। सुबह की धूप कमरे में फैली थी जब मैंने उसे लिविंग रूम में देखा। जूते पहने, बैग साइड में, चेहरे पर वही जिद, वही पुरानी। कहाँ जा रही है? मैंने पुकारा। आवाज थोड़ी कठोर निकल गई। वो मुड़ी, बाहर। कहाँ था ना, अब मैं अपनी मर्जी से चलती हूँ। मैंने कदम बढ़ाए। उसका चेहरा हाथ भर की दूरी पर था। वो पहले की बात थी। अब हालात बदले हैं। वो हल्का सा हंसी। तेरी दुनिया में तो हर सौदे के साथ छिपे नियम आते हैं, जिन्हें मैंने कभी साइन नहीं किया। मीरा, तू आज घर से बाहर नहीं जाएगी। वो सीधे खड़ी हो गई। जाऊंगी। हमने कहा था मैं कैदी न रहूंगी, याद है? मुझे परवाह नहीं उस समझौते की। ये घर मेरा है, और यहाँ मेरी मर्जी कानून है। उसकी आंखों में बिजलियां सी चमकी। तू मेरी जिंदगी नियंत्रित न कर सकता जेस। तेरे पापों के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं फिर वो हक तुझे नहीं दूंगी।
मैंने धीरे से कहा, ये आदेश है, विकल्प नहीं। तू यहीं रहेगी, वो चीखी। तू मुझे अपना नहीं समझ सकता। मैंने बिना भाव कहे, मैं तेरी सुरक्षा का मालिक हूँ। और इस घर का भी। तेरी सुरक्षा का मतलब है, बिना मेरी इजाजत तू बाहर न जाएगी। वो कांपी, फिर धीरे से कहा, जैसे तेरा बाप मेरे बाप की जिंदगी का मालिक था। मेरे कदम थम गए। कमरा ठंडा पड़ गया। मैंने उसकी तरफ देखा जैसे पहली बार देख रहा हूं। मेरे अंदर सुनामी उठी थी। वो जानती थी सब कुछ। मेरे बाप का गुनाह, उसके बाप की मौत। मैंने कहा भी नहीं, सांस तक लेना भूल गया। वो अडिग खड़ी थी, आंखों में आंसू नहीं, बस विश्वास का टूटना। अब तू कुछ भी नहीं कह सकता जेस। सच जब पता चल जाए तो डर अपनी कैद खो देता है। वो मुड़ी, अपना बैग उठाया और चली गई। उसके हील्स की टिक-टिक संगमरमर पर पड़ती रही, हर ध्वनि गोलियों की तरह मेरे सीने में धंस गई। मैं जगह से हिला न सका। दुनिया को घुटनों पर लाने वाला आदमी अचानक बिल्कुल बेबस था। मीरा ने वो जख्म चीर दिया था जिसे शायद मैंने कभी ठीक होने नहीं दिया था। और मैं बस देख रहा था, उसे जाते हुए, अपने साथ मेरे अंत का एक हिस्सा ले जाते हुए।